हम सभी एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए गिनी पिग बन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और भारत की जनता को दिन दहाड़े E20 पेट्रोल के नाम पर लूटा जा रहा है। आज तक जो सरकार इतने सारे प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म नहीं कर पाई, आज अचानक से 5 साल पहले ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है। कल तक सिर्फ E10 की बात थी, लेकिन आज सीधे ऐसे 500 पंप लगाए जाएंगे जहां E85 पेट्रोल मिलेगा। E20 पेट्रोल की कंप्लेंट को सीधे तौर पर झुठलाया जा रहा है। सरकार कहती है वो पेड कैंपेन था। इस तानाशाह सरकार ने बिना ये समझे कि इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा, अपनी मनमानी फिर एक बार शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे देश का भला होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इससे किसका भला होगा? आपका, किसानों का, या फिर सरकार का जो भलाई का मुकुटा पहनकर फिर एक बार भारत की जनता को ठगना चाहती है? सियान एग्रो के शेयर्स लगभग 8,850% का रिटर्न दे चुके हैं। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो इंसान 90 लाख का मालिक होता। और क्या आप जानते हैं ये कंपनी किसकी है? नितिन गडकरी जी के सुपुत्र निखिल गडकरी जी की। आज के वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत के लोगों तक E20 का सच पहुंचाया जाए और समझा जाए क्या भारत का एथेनॉल मिशन वाकई देश के लिए एक सही फैसला होगा या इसके फायदे से ज्यादा नुकसान एक आम आदमी को उठाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि सरकार एथेनॉल पॉलिसी को इतना अग्रेसिवली पुश क्यों करना चाहती है। देखिए, इसके पीछे सरकार के 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करना, दूसरा है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, तीसरा किसानों को सपोर्ट करना और चौथा व्हीकल्स के एमिशंस को कम करना। ये चारों ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए थे जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जनवरी 2003 में शुरू हुआ था। शुरुआत में सिर्फ E5 यानी 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेटरी की गई थी, जो कि सिर्फ 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में शुरू की गई थी। फिर 2006 से 2012 के बीच इस प्रोग्राम को पूरे देश में लॉन्च किया गया, लेकिन प्रोग्रेस स्लो रहने की वजह से सिर्फ 1 या 2% एथेनॉल ब्लेंडिंग ही पॉसिबल हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई, अचानक से एथेनॉल एक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बन गया और देश का सबसे बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा भी। शुरू में एथेनॉल सिर्फ सी हेवी मोलासेस यानी गन्ने के रेजिड्यू से बनाया जाता था, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी खराब थी, जिसके बाद एथेनॉल बनाने के लिए बी हेवी मोलासेस, धान और मक्के से एथेनॉल बनाना शुरू हुआ, जिससे एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और फिर अप्रैल 2022 में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग चालू हो गई। सोचो, 2% से 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने में सरकार को 19 साल का समय लगा। यहाँ तक सब ठीक था क्योंकि हम एक फेज में मूव कर रहे थे। फिर 1 साल बाद ही अप्रैल 2023 में E20 को कुछ पेट्रोल पंप्स पर रखा गया। अब तक लोगों के पास चॉइस थी और लोगों को कोई कंप्लेंट्स भी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक से अप्रैल 2026 को E20 को हर पेट्रोल पंप पर मैंडेटरी कर दिया गया और यहीं से सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। इससे 3 बड़े इश्यूज सामने आए। पहला कि लोगों के ऊपर E20 थोपा गया था, जिसकी वजह से उनके पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची थी। और दूसरा, E20 पेट्रोल से व्हीकल्स में डैमेज होने की शिकायत आने लगी। और तीसरा, गाड़ी की माइलेज गिरने लगी। किसी भी आम आदमी के लिए सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है उसकी कार या मोटरसाइकिल, और सरकार उस पर भी अपनी मनमानी चाहती है। कितने लोगों ने सरकार से सीधे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन अब तक सरकार कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाई है। ना ही E20 पेट्रोल पर कोई री इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आई है। सरकार ने E20 को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि इस पर IOCL, आर्या और सियाम की रिसर्च हुई है, लेकिन जब मुंबई के एक बैंकर निचिकेत देशपांडे ने RTI के जरिए रिपोर्ट मांगी तो आर्या ने उन्हें देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये कमर्शियल कॉन्फिडेंस और ट्रेड सीक्रेट है। मैं यहाँ सरकार से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस रिसर्च के नाम पर करोड़ों लोगों की गाड़ियों में फ्यूल चेंज कर दिया गया, उस रिसर्च को पब्लिक से क्यों छुपाया जा रहा है? अरे वह अमेरिका में एप्स्टाइन फाइल्स तक रिलीज हो गई,
लेकिन भारत की सरकार एक रिपोर्ट को रिलीज करने से क्यों डर रही है? लेकिन इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया के एक अनपब्लिश्ड आर्या रिपोर्ट की डिटेल्स पब्लिश की गई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक E10 के लिए डिजाइन की गई गाड़ियों में E20 फ्यूल से फ्यूल सिस्टम में रबर पार्ट्स खराब हुए हैं और कुछ कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने की भी रिकमेंडेशन दी गई है। लेकिन ये सारा खेल उन 4 ऑब्जेक्टिव्स के नाम पर खेला जा रहा है जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। सरकार क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करना चाहती है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि भारत अपना 89% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। साल 2024 में भारत ने $137 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था और ईरान वॉर के स्टार्टिंग में हमने $113 पर बैरल पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इसीलिए सरकार का मानना था कि अपना फ्यूल खुद बनाओ और आत्मनिर्भर बनो, और जिसके लिए अब भारत एथेनॉल प्रोडक्शन तेजी से कर रहा है और इसी एथेनॉल प्रोडक्शन से अब तक 1,84,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचा भी चुका है। लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? क्या E20 पेट्रोल आपको सस्ते दामों पर मिलने लगा? नहीं, इसका सीधा फायदा मिला उन लोगों को जो ये शुगर मिल्स चला रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और फुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की ज्यादातर शुगर मिल्स के मालिक हमारे नेता हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से कम 21 MLA, 4 MP और 5 मंत्री शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या फिर शिवसेना के। और अब बात करते हैं भारत की एनर्जी सिक्योरिटी वाले ऑब्जेक्टिव पर। मेरा यहाँ सरकार से एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्या भारत सरकार के पास यही एक लौता तरीका बचा था? हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ऑप्शन था। एक EV कार चलाने में करीब ₹1 पर किलोमीटर का खर्चा होता है और पेट्रोल कार को पर किलोमीटर ₹6 से ज्यादा लगता है, और ये सोल्यूशन सरकार के सामने था। तो कौन सी मजबूरी थी जो इतनी जल्दबाजी में E10 से हम E85 की बात कर रहे हैं? हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी का कहना है, एक मिनट, आजकल जो आसपास चल रहा है उसको देख के आपको लगता होगा कि नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी। उनका कहना है कि EV के लिए टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं। क्या इसका मतलब है कि इससे सरकार को कोई कट नहीं मिलता? और जबकि वो भी जानते हैं कि फ्यूचर EV में ही है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर भारत की जनता को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान लगता है। और अब चलते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव पर। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। सुनने में ये काफी सीधा साधा लॉजिक लगता है कि ज्यादा एथेनॉल की डिमांड होगी, शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को ज्यादा फीडस्टॉक चाहिए होगा, फार्मर्स अपनी फसल ज्यादा बेचेंगे और शायद इसी से उनकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन ये इतना भी सिंपल लॉजिक नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले पैसों का फ्लो समझना जरूरी है। अगर कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी एथेनॉल खरीदती है तो पैसा सीधा किसानों के अकाउंट में नहीं जाता। पैसा पहले डिस्टिलरी या एथेनॉल प्रोड्यूसर के पास जाता है, उसके बाद शुगर मिल या ग्रेन प्रोसेसर तक पहुंचता है, और सबसे आखिर में एक छोटा सा हिस्सा किसान अपनी फसलों के लिए लेता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी का कहना है कि अगर देश में बिकने वाले 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में से सिर्फ 50% भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बन जाएं, तो हर साल 312 करोड़ लीटर से ज्यादा एथेनॉल की डिमांड पैदा होगी, जिससे लगभग 12,000 करोड़ सीधा किसानों तक पहुंच सकता है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक सरकार का प्रोजेक्शन है। अगर ये इतना ही सच होता तो आज कर्नाटक में किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। नीति आयोग के मुताबिक शुगरकेन भारत की सबसे इम्पोर्टेंट एथेनॉल फीडस्टॉक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से करीब 1 लीटर शुगरकेन एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 2860 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। आप बताओ ये कहाँ की समझदारी है, एक ऐसे देश में जहाँ ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म हो रहा है और हम और ज्यादा वाटर डिपेंडेंसीज क्रिएट करते जा रहे हैं। वाटर क्राइसिस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब चलते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव पर, व्हीकल के एमिशंस को कम करना। ये बात सच है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कुछ हार्मफुल एमिशंस वाकई कम हो जाते हैं। नीति आयोग की लाइफ साइकिल असेसमेंट बताती है कि जब एथेनॉल बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलती है, हाइड्रोकार्बन एमिशंस कम होते हैं और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम होती है। लेकिन ये सिर्फ
आधा सच है। सरकार हमें सिर्फ गाड़ी के साइलेंसर से निकलने वाले धुएं की बात बता रही है, लेकिन एथेनॉल की पूरी जर्नी का क्या? एथेनॉल किसी लेबोरेटरी में हवा से पैदा नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले खेतों में क्रॉप्स लगाई जाती हैं। उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चलाने के लिए डीजल चाहिए होता है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और फिर जाकर E20 पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। और इस पूरी प्रोसेस में हर एक स्टेज पर एनर्जी कंज्यूम होती है और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, आज भारत में जो एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है वो 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल है। ये शुगर केन, मक्का और चावल जैसी फसलों से बनता है। लेकिन एथेनॉल का एक और वर्जन भी है, 2G यानी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल। ये फूड क्रॉप से नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है, जैसे पराली या बाकी एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज। 2G एथेनॉल 1G एथेनॉल के मुकाबले ज्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन है। सोचो अगर सरकार पराली से एथेनॉल बनाती तो एक बार में 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। एथेनॉल पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन इस पॉलिसी के जरिए सिर्फ झूठ फैलाया गया है। और सरकार का सबसे बड़ा क्लेम था कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 15 रुपए पर लीटर पर मिलेगा। ये देखिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं, तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब बताइए कहाँ मिल रहा है 15 रुपए में पेट्रोल? गन्ने का जूस भी 50 रुपए पर ग्लास मिलता है। मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। और कमाल की बात है कि एथेनॉल का सच अभी से बाहर आ रहा है। आज E20 पेट्रोल भी नॉर्मल पेट्रोल के दाम बिक रहा है। बल्कि इससे भी बड़ी बात, लोगों का खर्चा पहले से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि एथेनॉल एनर्जी पेट्रोल एनर्जी से कम होती है, जिसकी वजह से आपको सेम किलोमीटर के लिए ज्यादा फ्यूल फिल करना पड़ता है। सरकार को ये बात पहले से पता थी, लेकिन फिर भी कंपैटिबिलिटी मैच किए बिना एथेनॉल आप सब पर थोप दिया गया। नीति आयोग ने कहा था कि 2023 से पहले की कार्स में 6 से 7% तक माइलेज ड्रॉप हो सकती है और नई कार्स में लगभग 2% तक माइलेज गिरेगी। वहीं लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में कार ओनर्स का कहना है कि माइलेज इससे भी काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है। इस सब से बार बार सिर्फ एक ही सवाल सामने आता है कि भारत के आम आदमी को इससे आखिरकार क्या फायदा हुआ। आज जितनी भी कंप्लेन्स आ रही हैं, ये देखकर लगता नहीं है कि सरकार के पास इसका कोई एक प्रॉपर रोड मैप भी था। अगर ऐसा होता तो अब तक मार्केट में कंपैटिबल कार्स पहले से अवेलेबल होती। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आज एक आम आदमी को हर तरफ से सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। E20 पेट्रोल पुराने दामों पर मिल रहा है, गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब हो रही है और तो और गाड़ी के पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं। और अगर इन प्रॉब्लम्स को लेकर आप सर्विस सेंटर जाते हो तो कोई सपोर्ट की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि अगर आपकी कार E20 कंपैटिबल नहीं है तो उसके क्लेम्स नेग्लिजेंस माने जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट को पब्लिक बैकलैश मिलती है, ये लोग तुरंत पलट जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि एथेनॉल की वजह से हमारी कार्स में जो कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? आप सबको कोविड टाइम तो याद होगा। उस समय क्रूड ऑयल के रेट्स गिरकर $20 पर बैरल पर आ चुके थे। उस वक्त अमेरिका जैसे देश ने भी पेट्रोल रेट्स को कम कर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने एक भी रुपया कम करने की बजाय पेट्रोल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। अगर उतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी सरकार लोगों का साथ नहीं दे सकी तो आम आदमी आज क्या ही उम्मीद कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। आप चाहो या ना चाहो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही लेना पड़ेगा, जिस पर सरकार बार बार ब्राजील का एग्जाम्पल देती है। ब्राजील के अलावा और भी देश हैं जहां एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज होता है, उनकी बात कोई क्यों नहीं करता? अमेरिका में E10, E15, E85 पेट्रोल अवेलेबल है, लेकिन साथ साथ नॉर्मल पेट्रोल भी अवेलेबल है। इन्होंने फर्स्ट एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम 1978 में इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे ही थाईलैंड, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चाइना, इन सभी कंट्रीज में भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलता है, लेकिन वहाँ नॉर्मल पेट्रोल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। किसी भी कंट्री ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को जबरदस्ती की पॉलिसी नहीं बनाया। और रही बात ब्राजील की,
तो उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग 1973 में स्टार्ट की थी और तब जाकर ये कंट्री एथेनॉल पर पूरी तरह डिपेंड करती है। और दूसरी बड़ी बात है कि ब्राजील में बहुत बड़े स्केल पर शुगर केन की फार्मिंग होती है, तो ये इनके लिए एक नेचुरल एडवांटेज है। शुरुआत में भारत का एथेनॉल मिशन भी 80% शुगर केन पर टिका हुआ था, लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा सोर्स शुगर केन नहीं बल्कि मक्का बन चुका है, जो मेरी नजर में बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है। 2025 में 67% एथेनॉल ग्रेन बेस्ड फीडस्टॉक से आता था, जिसमें 46% सिर्फ मक्का से होता था। मतलब हर 100 किलो मक्का में से 46 किलो मक्का सिर्फ एथेनॉल के लिए उगाया जाता था। पहले मक्का की खेती सिर्फ 9.9 मिलियन हेक्टेयर्स में हो रही थी और अब ये बढ़कर 13.7 मिलियन हेक्टेयर्स तक हो चुकी है। और अभी तो ये नंबर और भी बढ़ेगा जब एथेनॉल E85 आएगा। इससे एक और बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर मक्के की डिमांड बढ़ती जाएगी तो फिर फार्मर्स बाकी ग्रेन्स क्यों लगाएंगे? दाल, सीड ऑयल्स, वेजिटेबल्स। भारत पहले से ही 65% कुकिंग ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। इससे एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत कल को बेसिक फूड शॉर्टेज फेस करेगा? और उससे भी बड़ा कंसर्न है राइस। 2025 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राइस सरप्लस में से 5.2 मिलियन सरप्लस को एथेनॉल के लिए यूज किया था, जिस पर सरकार का कहना था कि एथेनॉल के लिए सिर्फ सरप्लस राइस यूज हुआ है। एंड आई थिंक हो सकता है कि ये सब ठीक भी हो, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। FSI जिस चावल को खरीद करने और स्टोर करने में 44 रुपए पर केजी खर्च करती है, तो सरकार वही चावल एथेनॉल प्लांट्स को सिर्फ 23 रुपए पर केजी में क्यों दे रही है? इसी सेम चीज पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी जी ने भी सवाल उठाया था। अगर ये अनाज टैक्स पेयर के पैसे से खरीदा गया है तो सब्सिडी आखिर मिल किसको रही है? और उनका एक और सवाल भी है, अगर सरप्लस कहकर आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, कल को जब ड्रॉट जैसी सिचुएशन आएगी, आप तब प्रायोरिटी किसको दोगे? गाड़ी के फ्यूल को या फिर देश के अनाज को? नीति आयोग रिपोर्ट का कहना है कि हर साल एथेनॉल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 16.5 मिलियन टन अनाज और 6 मिलियन टन शुगर केन की जरूरत है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का कहना है कि इंडिया ग्रेन बेस्ड फीडस्टॉक पर ड्रॉट्स की वजह से ही शिफ्ट हुआ था। इंडिया ऑलरेडी मक्का को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है। एक तरफ हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मक्का इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत कभी मक्का का नेट एक्सपोर्टर होता था और आज भारत 10 लाख टन मक्का म्यांमार और यूक्रेन से ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है। ऐसे करेंगे हम देश की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट? क्या अब ये एनर्जी सिक्योरिटी का इशू नहीं बन रहा है? इसके ऊपर और सुनो, 2024 में भारत ऑलरेडी 600 मिलियन टन एथेनॉल इंपोर्ट कर चुका है। ये कैसी एनर्जी सिक्योरिटी है? अगर भारत एथेनॉल के लिए रेडी ही नहीं था तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी? और अगर मान लो कि मक्का की बजाय चावल से एथेनॉल बनाया भी जाए तो इसका असर क्या पड़ेगा? इस पर फूड सिक्योरिटी संजीव चोपड़ा जी ने बताया कि 1 लीटर राइस बेस्ड एथेनॉल बनाने में लगभग 10,000 लीटर से भी ज्यादा पानी लगता है। ये कैसा फायदा है एनवायरनमेंट के लिए? और इतना पानी कहाँ से आएगा? भारत में वाटर क्राइसिस ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इस सब के ऊपर डाउन टू अर्थ का कहना है कि एथेनॉल पॉलिसी एक ऑल इंजन नो ब्रेक मशीन की तरह है और यही इस पॉलिसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। एथेनॉल को बढ़ाने के लिए चारों तरफ से बातें हो रही हैं, लेकिन अगर इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए अभी तक कोई भी प्लान की बात सामने नहीं आई है। इस पूरी सिचुएशन में मुझे सिर्फ यही लगता है कि एथेनॉल पॉलिसी को और बेहतर तरीके से लाया जा सकता था। भारत शायद क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम कर भी ले, लेकिन हमारी मक्के की डिपेंडेंसी विदेशों पर बढ़ती जा रही है। सरकार एथेनॉल पॉलिसी इसलिए लाना चाहती थी ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार रहे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। एथेनॉल पॉलिसी से हो सकता है कि किसानों को टाइम पर पेमेंट मिल जाए, लेकिन इससे उनको कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा है। पिछले 10 सालों में शुगर मिल्स ने एथेनॉल बेचकर 94,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है। अगर आप किसी किसान को जानते हैं तो पूछिए कि उन्होंने एथेनॉल पॉलिसी से अब तक कितना प्रॉफिट कमाया है, आपको रियलिटी खुद समझ आ जाएगी।
और रही बात व्हीकल इमिशंस की, तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से व्हीकल इमिशन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन पूरे एनवायरनमेंट का क्या जो इथेनॉल की वजह से खराब हो रहा है। जो लोग शुगर मिल्स या इथेनॉल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के पास रहते हैं, आप उनसे सच पूछिए। फाइनली मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसे एक सही रोड मैप और सही पैरामीटर के साथ फेजेस में लॉन्च किया जाना चाहिए, ताकि उतने कंपैटिबल व्हीकल्स मार्केट में रेडी हो सके। उसके बाद भी लोगों पर ये पॉलिसी जबरदस्ती थोपी ना जाए, उनके पास चॉइस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सरकार सच में देश की चिंता करती है, तो उनके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2G एथेनॉल को एक्सप्लोर करना, EV व्हीकल्स को और ज्यादा प्रमोट करना और पुरानी गाड़ियों के लिए रिलीफ देना, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। अब जाते जाते एक बार सियान एग्रो की भी बात कर लेते हैं। अगस्त 2024 में सियान एग्रो का शेयर सिर्फ 40 रुपए के आसपास था, जो अक्टूबर 2025 में 3633 हो चुका था। सोचो, सीधा 90 गुना की छलांग। और इसी दौरान इस कंपनी ने एथेनॉल बिजनेस में भी एक्सपेंशन किया, जिसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिला। शेयर इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि BSE ने इसे सर्वेलेंस में भी रखा। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टुवर्ड्स द एंड बस यही कहना चाहूंगी, ये रेवोल्यूशन तब तक अधूरा है जब तक इसमें ट्रांसपेरेंसी, चॉइस और ट्रस्ट शामिल नहीं होता। मेरा काम आपको एथेनॉल का 360 व्यू दिखाना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एथेनॉल पॉलिसी पर आपके थॉट्स जरूर बताएं। दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट मैटर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।